कुछ किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, कुछ किताबें अपना असर छोड़ जाती हैं, और कुछ किताबें वो पढ़ने वाले की जिंदगी ही निगल जाती हैं। कहते हैं कि हर किताब में एक दुनिया बसती है, लेकिन अगर कोई ऐसी किताब हो जो आपकी ही जिंदगी के पन्ने लिख रही हो, अगर जो आप पढ़ रहे हैं वही आपकी हकीकत बनने लगे, क्या होगा अगर एक ऐसी किताब आपके हाथ लग जाए जिसे जिसने भी पढ़ा वो जिंदा नहीं बचा। ये कहानी है मोहित की, जो सिर्फ एक रहस्यमयी किताब पढ़ने की गलती कर बैठा। लेकिन गलती सिर्फ इतनी नहीं थी, बल्कि उसने उस किताब का हर शब्द जी लिया। क्या ये सिर्फ एक संयोग था, या फिर वो किताब सच में मौत का पैगाम थी? जवाब छिपा है इस खौफनाक और रहस्यमयी सफ़र में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो सिर्फ डराएगी नहीं, बल्कि आपको अंदर तक हिला देगी। आप देख रहे हैं क्रिम्सन्स मिस्टीरियस, और ये है एक किताब जो जिसने पढ़ी वो मार गया। रात के लगभग 11 बजे थे। मोहित अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठा पुरानी किताबों को उलट पलट रहा था। लाइब्रेरी में सिर्फ वही था क्योंकि यह समय बंद होने का था, लेकिन लाइब्रेरियन शर्मा जी उसे थोड़ी देर रुकने देते थे। किताबों के बीच उसकी नज़र एक बेहद पुरानी और धूल भरी किताब पर पड़ी। यह किताब बाकी किताबों से अलग थी। न तो इसका नाम था, न ही लेखक का कोई जिक्र। ऐसा लग रहा था जैसे यह किताब बहुत वर्षों से किसी ने छुई भी नहीं हो। मोहित को रहस्यमयी चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने बिना सोचे उस किताब को उठा लिया और अपनी सीट पर ले जाकर खोल दिया। किताब के पहले पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इसे पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। मोहित हंस पड़ा। उसे लगा यह कोई मजाक है या शायद किसी पुराने लेखक की कोई मनगढ़ंत कहानी। उसने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह पन्ने पलटता गया, उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह किताब उन घटनाओं का विवरण दे रही थी जो आगे होने वाली थीं। जो कुछ भी लिखा था वह उसके अपने जीवन से मेल खाने लगा। उसने तुरंत किताब बंद कर दी और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। उसे अपने कमरे में पहुंचते पहुंचते भी अजीब सा एहसास हो रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने पानी पिया और किताब को बैग में डालकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या यह महज एक संयोग था या सच में इस किताब में कोई रहस्य छुपा था? अगली सुबह जब वह अपने दोस्त आकाश से मिला तो उसने पूरी बात बताई। आकाश ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब मोहित ने किताब दिखाई तो उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। मुझे लगता है कि इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, आकाश ने गंभीर आवाज़ में कहा। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो? मोहित ने उसे भरोसा दिलाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पुरानी किताब है, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस रात उसे एहसास हुआ कि शायद वह गलत था। रात के 2 बजे उसके कमरे की खिड़की अचानक तेज हवा से खुल गई, जबकि बाहर हवा का नामो निशान तक नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक भर गई और उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही उसने लाइट ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसकी अलमारी से वही किताब गिर पड़ी। यह अपने आप खुल गई और उसके सामने वही चेतावनी लिखी हुई थी, जो इसे पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। पार्ट 2। मोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से किताब को बंद कर दिया और घबराकर चारों ओर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन माहौल अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। उसकी आंखें अलमारी के पास गिरी हुई किताब पर जमी थीं। वह सोच रहा था कि यह किताब आखिर गिरी कैसे? उसने तो इसे बैग में रखा था, फिर यह अलमारी में कैसे चली गई? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब महज उसका वहम है, लेकिन जब उसने किताब को उठाने के लिए झुककर हाथ बढ़ाया तो उसके शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसकी उंगलियां किताब के कवर को छूने लगीं, कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। उसने मोबाइल उठाकर फ्लैशलाइट ऑन की और लाइट के सहारे जल्दी से किताब को अलमारी में ठूंस दिया। फिर वह तेजी से बिस्तर की तरफ बढ़ा और खुद को कंबल में लपेट लिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उसे ऐसा लगा कि कमरे में कोई और भी है। एक हल्की सी सरसराहट उसके कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास धीरे धीरे चल रहा हो। कौन है? उसने डरते डरते फुसफुसाते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने धीरे से मोबाइल उठाकर टाइम देखा। रात के 2:45 हो रहे थे। फिर अचानक उसके कानों में किसी के धीमे धीमे बुदबुदाने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ अस्पष्ट थी, लेकिन धीरे धीरे वह साफ होने लगी। 7 दिन, 7 दिन। मोहित का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह इधर उधर देखे, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ उसके बिस्तर के पास ज़मीन पर खड़ी हो। उसने कांपते हाथों से मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और तुरंत बिस्तर से बाहर झांक कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब उसने अलमारी की तरफ देखा तो उसकी रीढ़ में सर्द लहर दौड़ गई। अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर वही किताब खुद ब खुद पन्ने पलट रही थी। मोहित के मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसने तुरंत तकिए के नीचे से भगवान का लॉकेट निकाला और बिस्तर पर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। करीब 5 मिनट तक वह लगातार मंत्र बुदबुदाता रहा और धीरे धीरे वह अजीब एहसास गायब होने लगा। कमरे का माहौल शांत हो गया। डर के बावजूद उसने खुद को किसी तरह संभाला और हिम्मत जुटाकर अलमारी के पास गया। उसने धीरे से किताब को उठाया और बिना दोबारा खोले उसे कमरे की खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि असली डर अभी बाकी था। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से फ्रेश होकर क्लास के लिए निकल गया। कॉलेज में पहुंचने के बाद उसने आकाश को रात की पूरी घटना बताई। आकाश ने गंभीरता से सुना और कहा, तूने किताब फेंक दी, ये अच्छा किया, लेकिन भाई अगर वाकई में यह किताब श्रापित हुई तो कहीं ये दोबारा लौट कर तो नहीं आएगी। मोहित को लगा कि आकाश उसे बस डराने की कोशिश कर रहा है। उसने हंसकर कहा, अरे यार, तू भी, कोई किताब खुद ब खुद वापस कैसे आ सकती है। लेकिन उस वक्त उसे नहीं पता था कि आकाश की बात सही थी, क्योंकि जब वह दोपहर में हॉस्टल वापस आया और कमरे का दरवाज़ा खोला तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। वही किताब ठीक उसके स्टडी टेबल पर रखी थी, जैसे कोई इसे वहाँ रखने के लिए आया हो। मोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसकी आंखें टेबल पर रखी उस किताब पर जमी थीं। ये यहाँ कैसे आई? उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने जो किताब रात को खिड़की से बाहर फेंकी थी वह फिर से उसकी स्टडी टेबल पर कैसे आ गई। उसका गला सूखने लगा। उसने धीरे धीरे अपने कमरे में कदम रखा। चारों ओर नज़र दौड़ाई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, लेकिन इस किताब की मौजूदगी ने उसके भीतर दहशत भर दी थी। उसने धीरे से किताब उठाई। इसका वज़न ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे यह कोई आम किताब न होकर किसी अज्ञात शक्ति से भरी हुई हो। मोहित ने कांपते हाथों से पहला पन्ना पलटा। जो इसे पढ़ेगा वह अगले 7 दिनों में मर जाएगा। वही चेतावनी, वही खौफनाक शब्द। लेकिन अब इसमें कुछ नया जुड़ चुका था। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, भागना बेकार है, अब यह किताब तुम्हारी है। मोहित ने झटके से किताब बंद कर दी और तेजी से पीछे हटा। उसका सिर चकराने लगा। यह सब क्या था? क्या यह कोई मनोवैज्ञानिक खेल था या फिर उसके साथ सचमुच कुछ अलौकिक हो रहा था? मोहित सीधे आकाश के कमरे की ओर भागा। भाई, किताब फिर से मेरे पास आ गई, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। आकाश पहले तो हंस पड़ा, लेकिन जब उसने मोहित के चेहरे की घबराहट देखी तो वह भी गंभीर हो गया। तू मजाक तो नहीं कर रहा? भाई, क्या मैं ऐसे हाल में मजाक करूंगा? मोहित ने थरथराते हुए कहा। मैंने इसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन यह फिर से मेरी टेबल पर आ गई। आकाश ने सोचा, फिर बोला, हमें इसे किसी पंडित या तांत्रिक को दिखाना चाहिए। यह कोई आम किताब नहीं लग रही। मोहित ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन किसके पास जाएं? आकाश ने अपने फोन में कुछ ढूंढा, फिर बोला, मेरे गांव में एक बाबा हैं, लोग कहते हैं कि वे तंत्र मंत्र जानते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। मोहित को यह विचार सही लगा। अब समय आ गया था कि वह इस किताब का सच जाने। दोनों ने तय किया कि अगले दिन बाबा के पास जाएंगे, लेकिन रात अभी बाकी थी और किताब की असली दहशत अभी सामने आनी थी। उस रात मोहित ने किताब को अलमारी में बंद कर दिया और अलमारी पर ताला लगा दिया। उसे लगा कि ऐसा करने से शायद कुछ अजीब ना हो, लेकिन जब घड़ी ने रात के 200 बजाए तो मोहित की नींद अचानक खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम बिल्कुल सामान्य था। फिर अचानक अलमारी के अंदर से कोई दरवाज़ा पीट रहा था। मोहित के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। अब आवाज़ और तेज़ हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने के लिए तड़प रहा हो,
मोहित ने हिम्मत जुटाकर धीरे से अलमारी की तरफ देखा। अचानक अलमारी का ताला खुद ब खुद खुल गया और दरवाजे तेजी से खुल गए। अंदर कुछ नहीं था सिवाय उस किताब के जो अब अलमारी से धीरे धीरे बाहर सरक रही थी। किताब अपने आप खुलने लगी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पड़ रही हो। मोहित के मुंह से घुटी हुई चीख निकल गई। उसने खुद को बिस्तर पर समेट लिया, लेकिन तभी किताब के पन्नों पर उसका नाम उभरने लगा, बड़े बड़े काले अक्षरों में, मोहित। 7 दिन बीत रहे हैं। मोहित के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। मोहित का पूरा शरीर पसीने से तर था। वह हिल भी नहीं पा रहा था। किताब के पन्ने अब धीरे धीरे थम गए थे, लेकिन आखिरी खुले हुए पन्ने पर कुछ नया लिखा हुआ था। मोहित ने कांपते हाथों से किताब बंद कर दी और अलमारी से दूर हट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब असली है या उसके दिमाग का खेल। अब उसे नींद नहीं आ सकती थी। उसने तुरंत आकाश को कॉल किया। भाई, अभी मेरे रूम पर आ, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। आकाश ने पहले तो फ़ोन न उठाया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी नींद भरी आवाज़ आई। क्या हुआ बे? रात के 3 बजे फ़ोन क्यों कर रहा है? तू बस जल्दी आ। मोहित लगभग चिल्लाया। आकाश को मोहित की आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दी। वह फौरन उठकर उसके कमरे की ओर भागा। मोहित का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आकाश ने उसे खटखटाया। भाई, खोलना। मोहित ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अब बता, क्या हुआ? आकाश ने पूछा। मोहित ने उसे अलमारी दिखाई। यहाँ देख। लेकिन अब वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। किताब अलमारी के अंदर बंद पड़ी थी, पन्ने खुले नहीं थे और वह चेतावनी भी नहीं दिख रही थी। आकाश ने किताब उठाकर देखी। इसमें तो कुछ भी अजीब नहीं है मोहित, तू ज़्यादा सोच रहा है। नहीं भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब तू आया उसके ठीक पहले किताब अपने आप खुल रही थी। उसमें लिखा था कि अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। आकाश ने गहरी सांस ली। मोहित, तू 2 दिन से ठीक से सोया नहीं है। मुझे लगता है तेरे दिमाग में ये सब बस घुस गया है। तू थोड़ा रिलैक्स कर, चल कमरे से बाहर निकलते हैं। लेकिन मोहित जानता था कि यह सब वहम नहीं था। एक अनजाना साया दोनों ने तय किया कि वे अगली सुबह उस बाबा के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले उन्हें सोने की ज़रूरत थी। आकाश ने कहा, आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं देख लूँगा। लेकिन मोहित को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और कमरे के कोनों में नज़र दौड़ाई। तभी उसे लगा कि कमरे के दरवाजे के पास कोई खड़ा है, कोई लंबा काले साए जैसा। लेकिन जैसे ही उसने सीधा देखा, वहाँ कुछ नहीं था। क्या हुआ? आकाश ने पूछा। कुछ नहीं, शायद कुछ नहीं, मोहित ने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। पर उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सुबह होते ही दोनों बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा जी एक बूढ़े लेकिन तेज नज़रों वाले इंसान थे। जैसे ही मोहित ने किताब उनके सामने रखी, उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने किताब को छुए बिना ही कहा, यह किताब सामान्य नहीं है। इसे जिसने भी लिखा था वह इंसान नहीं था। मोहित और आकाश ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या आप इसे नष्ट कर सकते हैं? आकाश ने पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली। यह कोई साधारण किताब नहीं, यह शापित ग्रंथ है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं? मोहित ने घबराते हुए पूछा। बाबा ने कहा, सिर्फ एक तरीका है। या तो तुम इसे किसी और को पढ़ने के लिए दे दो, या फिर क्या? बाबा की आवाज़ भारी हो गई। या फिर यह किताब तुम्हें ख़त्म कर देगी। बाबा की बात सुनकर मोहित और आकाश दोनों सन्न रह गए। या तो तुम इसे किसी और को पढ़ने के लिए दे दो, या फिर यह किताब तुम्हें ख़त्म कर देगी। बाबा के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मतलब अगर मैं किसी और को यह किताब दे दूं तो मेरी जान बच जाएगी। मोहित की आवाज़ कांप रही थी। बाबा ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी होगा कि तुम किसी और की मौत के जिम्मेदार बनोगे। ये किताब शापित है। जो इसे पढ़ेगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यह श्राप सिर्फ तभी टूटेगा जब कोई इसे बिना पढ़े जला देगा। लेकिन ऐसा कोई कर नहीं सकता। क्यों? आकाश ने पूछा। बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। क्योंकि जो भी इस किताब को हाथ में लेगा उसे इसे पढ़ने की तीव्र इच्छा होगी। यह किताब इंसान के दिमाग पर कब्जा कर लेती है। इसे जिसने भी पढ़ा वह खुद को रोक नहीं सका, और यही इस किताब का असली जाल है। मोहित के सिर में दर्द होने लगा।
उसने किताब को बैग में रखा और बाबा से विदा ली। बाबा ने बस एक ही चेतावनी दी, अगर तुमने इसे किसी को दिया तो याद रखना, वह इंसान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। रात होते ही मोहित अपने कमरे में बैठा किताब को घूर रहा था। क्या वह सच में किसी और को दे सकता है? आकाश ने कहा, भाई इसे किसी अजनबी को दे दे, किसी ऐसे इंसान को जिससे तेरा कोई लेना देना ना हो। मोहित ने उसकी बात पर गौर किया, लेकिन किसी अजनबी की मौत का बोझ उठाना भी आसान नहीं था। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुमने किताब पढ़ ली है, अब समय कम बचा है। मोहित का दिल धड़क उठा। भाई ये देख। उसने आकाश को फ़ोन दिखाया। आकाश भी घबरा गया। ये किसका नंबर है? पता नहीं, लेकिन कोई जानता है कि मैंने ये किताब पढ़ी है। आकाश ने तुरंत कॉल किया, लेकिन उधर से सिर्फ एक डरावनी धीमी हंसी सुनाई दी और फिर फ़ोन कट गया। अब मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि किताब का श्राप ज़्यादा खतरनाक था या वह अनजान ताकत जो उसे देख रही थी। अगली शाम मोहित लाइब्रेरी में बैठा था। उसने किताब को अपने बैग से निकालकर टेबल पर रख दिया। वह सोच रहा था कि इसे किसी और को कैसे दे। तभी एक लड़का विशाल वहां आया। अरे भाई, ये किताब कौन सी है? उसने उत्सुकता से पूछा। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह इसे विशाल को दे दे? क्या वह उसकी जान के बदले अपनी जान बचा सकता है? मोहित के सामने एक बड़ा फैसला था। क्या वह किताब को विशाल को दे सकता है? क्या किसी और की मौत की कीमत पर वह अपनी जान बचा सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। विशाल अब भी किताब को देख रहा था। भाई ये किताब अजीब लग रही है, मुझे पढ़ने दो, विशाल ने कहा और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। मोहित का गला सूख गया। अगर उसने किताब को दे दिया तो वह इस अभिशाप से मुक्त हो सकता था, लेकिन क्या वह खुद को एक हत्यारा बना सकता था? नहीं। मोहित ने झट से किताब को अपनी ओर खींच लिया। विशाल चौंक गया। अरे क्या हुआ? देने में क्या दिक्कत है? मोहित ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये किताब बहुत पुरानी है, फटी फटी है, पढ़ने लायक नहीं। विशाल ने शक की नज़रों से देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह थोड़ी देर बाद चला गया, पर मोहित जानता था कि यह किताब सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आसपास के हर किसी को खतरे में डाल रही थी। रात को मोहित अपने कमरे में था। उसने किताब को अलमारी में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में हो। वह धीरे धीरे अपने बिस्तर से उठा और अलमारी की ओर देखा। अलमारी अपने आप हिल रही थी। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक अंदर से एक आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। मोहित का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हिम्मत जुटाकर अलमारी खोली। किताब वैसी ही रखी थी, लेकिन उसके पन्ने अपने आप पलट रहे थे। तभी अचानक किताब का आखिरी पन्ना खुला और उस पर एक नया वाक्य उभरने लगा, अब बचने की कोई जगह नहीं। मोहित घबराकर पीछे हटा। तभी खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज ठंडी हवा कमरे में भर गई। अचानक लाइट झपकने लगी और दीवारों पर साए से बनने लगे, जैसे कोई उसे घूर रहा हो। तभी उसका फ़ोन फिर बजा, वही अनजान नंबर। मोहित ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। फ़ोन के दूसरी तरफ से एक भारी गहरी आवाज़ आई, अब वक्त खत्म हो रहा है मोहित, किताब किसी और को दे दो वरना तुम अगले शिकार बनोगे। फ़ोन कट गया। मोहित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अब उसके पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। मोहित के पास सिर्फ 4 दिन बचे थे। घड़ी की टिक टिक उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। किताब को लेकर अब वह हर पल डर में जी रहा था। क्या मुझे इसे जला देना चाहिए? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन पिछली बार जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तो किताब आग में जलने की बजाय खुद ब खुद बंद हो गई थी। क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। प्रोफेसर कुछ पढ़ा रहे थे, लेकिन मोहित को सिर्फ किताब के पन्ने और वो डरावनी आवाज़ें याद आ रही थीं। तभी पीछे से विशाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ भाई, तू बहुत डरा डरा लग रहा है। मोहित ने घबराकर उसकी तरफ देखा। विशाल की आंखों में चिंता झलक रही थी। कुछ नहीं, बस नींद पूरी नहीं हुई, मोहित ने जल्दी से जवाब दिया। लेकिन विशाल को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। रात को मोहित अपने हॉस्टल के कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब क्या किया जाए।
तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक जारी रही, अब और भी तेज। मोहित कांपते हुए उठा और दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन नीचे दरवाजे के पास वही किताब पड़ी थी। मैंने तो इसे अलमारी में बंद किया था। मोहित के रोंगटे खड़े हो गए। तभी पीछे से विशाल आ गया। अरे भाई, क्या देख रहा है? मोहित ने जल्दी से किताब को छिपाने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने देख लिया। फिर वही किताब? मुझे दिखा ना। मोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विशाल ने किताब छीन ली और उसका पहला पन्ना खोल दिया। उस पन्ने पर लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या बकवास है? उसने कांपते हुए कहा। मोहित कुछ बोलता, उससे पहले ही कमरे की लाइटें बंद हो गईं। पूरे कमरे में घुप अंधेरा छा गया और फिर एक चीख सुनाई दी। जब लाइट वापस आई तो विशाल फर्श पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह पूरी तरह से सुनसान था। मोहित ने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह जड़ हो चुका था। विशाल, उठ भाई। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी नज़र विशाल के हाथ में पड़ी किताब पर गई। किताब का एक नया पन्ना खुल चुका था। अब बचने की कोई राह नहीं। मौत करीब आ रही है। क्या अब मोहित का भी अंत करीब था? विशाल की आंखें खुली थीं, लेकिन उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। वह बस एक ठंडी बेजान मूर्ति की तरह पड़ा था। मोहित के गले से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। यह क्या हो गया? उसने विशाल की नब्ज टटोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी महसूस नहीं हुआ। विशाल मर चुका था, लेकिन कैसे? तभी मोहित को लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। वह फौरन पलटा। दरवाजे के कोने में एक अंधेरी परछाई थी, कुछ ऐसा जो इंसान तो नहीं था, मगर फिर भी किसी रूप में मौजूद था। वह परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। आवाज़ तो जो किसी और दुनिया से आई थी। मोहित ने दरवाजे की तरफ दौड़ने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई थीं। तभी कमरे में एक ठंडी फुसफुसाहट गूंज उठी। अब अगला नंबर तुम्हारा है। मोहित के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा। अब वह परछाई और भी बड़ी हो चुकी थी। अब उसमें दो लाल चमकती हुई आंखें नजर आ रही थीं। तुम कौन हो? मोहित ने कांपती आवाज में पूछा। उस परछाई से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक कमरे की सारी किताबें अलमारी से गिरने लगीं। हवा के तेज झोंकों ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। फिर वही किताब जो मरने से पहले हर बार खुल जाती थी। इस बार किताब के पन्नों पर एक नया संदेश उभर आया। विशाल चला गया। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मोहित, भागने का कोई रास्ता नहीं। मोहित को महसूस हुआ कि अब उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। उसे यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी। यह किताब मौत का फरमान थी। मगर सवाल यह था, क्या इससे बचने का कोई तरीका था? क्या किताब का कोई तोड़ था? या फिर सच में अगले 3 दिनों में उसकी भी मौत हो जाएगी? कमरे में अब भी ठंडक फैली हुई थी। किताब जमीन पर खुली पड़ी थी और उस पर लिखे शब्द जैसे सीधा मोहित के दिल में उतर रहे थे। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं मोहित। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। विशाल की बेजान लाश अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन मोहित के पास उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। वह सिर्फ एक चीज समझना चाहता था, क्या वह इस किताब से बच सकता है? मोहित ने किताब को धीरे से उठाया। उसके पन्ने अब पहले से भी ज्यादा अजीब लग रहे थे। कुछ पन्नों पर खून के धब्बे थे, जबकि कुछ पर ऐसे शब्द लिखे थे जो किसी भी भाषा से मेल नहीं खाते थे। फिर उसकी नज़र किताब के एक पुराने पीले पड़ चुके पन्ने पर पड़ी। उस पर लिखा था, अगर इसे पढ़ने वाला अपनी मौत से बचना चाहता है तो उसे किताब की आखिरी सच्चाई जाननी होगी। लेकिन याद रखो, सच्चाई जानना भी एक श्राप है। मोहित के हाथ कांप गए। उसका दिल कह रहा था कि उसे किताब को अब और नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अगर उसने यह आखिरी राज नहीं जाना तो वह भी विशाल की तरह मर जाएगा। मोहित ने किताब को बंद किया और बैग में रख लिया। वह अब और देर नहीं कर सकता था। उसे इस किताब की सच्चाई किसी भी हाल में जाननी थी, लेकिन किससे? तभी उसके दिमाग में एक नाम आया, पंडित अग्निवेश। पंडित अग्निवेश एक रहस्यमयी व्यक्ति थे
जिनके बारे में कहा जाता था कि वे असाधारण और शापित चीज़ों को समझ सकते थे। लेकिन एक समस्या थी, वे कई सालों से जंगलों में रहते थे, लोगों से दूर। मोहित के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो वह हाथ पर हाथ रखकर अपनी मौत का इंतजार करे, या फिर पंडित अग्निवेश को ढूंढकर इस किताब का रहस्य समझे। उसने दूसरा रास्ता चुना। मौत के करीब एक और कदम मोहित जैसे ही हॉस्टल के गेट से बाहर निकला, उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। रात के 1:30 थे। सड़कें सुनसान थीं। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी जो उसने विशाल के कमरे में सुनी थी। अब अगला नंबर तुम्हारा है। मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके ठीक पीछे एक साया दिखा, लंबा, काला और बिना चेहरे वाला। वे हिल भी नहीं सका। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। क्या मोहित भाग पाएगा? क्या वह पंडित अग्निवेश तक पहुंच पाएगा, या फिर किताब की भविष्यवाणी सही साबित होगी? मोहित का शरीर सुन्न हो चुका था। वह चाहकर भी हिल नहीं पा रहा था। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आकृति ठोस नहीं थी, लेकिन आंखें, उनकी जगह दो गहरे काले गड्ढे थे, जैसे कोई उन्हें फाड़ कर ले गया हो। अब अगला नंबर तुम्हारा है। वही आवाज फिर गूंजी, लेकिन इस बार मोहित को सिर्फ सुनाई नहीं दिया, बल्कि उसे महसूस भी हुआ। उसके कान के ठीक पास कोई सांस ले रहा था। शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। भागो! दिमाग में एक ही ख्याल आया, और बिना पल भर भी गंवाए मोहित पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। हॉस्टल की सड़कें वीरान थीं। स्ट्रीट लाइट्स झिलमिला रही थीं, जैसे किसी ने उनकी बिजली चूस ली हो। मोहित अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे पीछे दौड़ रहा है। तेज, बहुत तेज। उसने एक बार मुड़कर देखने की हिम्मत की, गलती कर दी। वह साया अब और बड़ा हो गया था, जैसे सारी अंधेरी रात को निगल चुका हो। तभी अचानक मोहित लड़खड़ाया और सड़क पर गिर पड़ा। घुटनों में चोट लग गई, लेकिन अब दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वह किसी तरह उठने ही वाला था कि उसकी गर्दन पर किसी ने ठंडी उंगलियों से पकड़ लिया। मोहित चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। पंडित अग्निवेश का नाम तभी न जाने कहां से उसके दिमाग में एक नाम गूंजा। पंडित अग्निवेश! शायद ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने कांपती आवाज में बुदबुदाया, मुझे पंडित अग्निवेश के पास जाना है। अचानक वो अंधेरा साया एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मोहित को मौका मिला। उसने पूरी ताकत से उस पर धक्का मारा और फिर से दौड़ पड़ा। उसे खुद नहीं पता था, बस उसे एक ही बात याद थी। पंडित अग्निवेश एक गहरे जंगल में कहीं रहते थे। रात के 3 बज चुके थे। मोहित ने बिना सोचे एक ऑटो लिया और शहर के सबसे आखिरी कोने पर उतर गया। आगे रास्ता नहीं था, सिर्फ एक काला गहरा जंगल था। किसी ने बताया था कि पंडित अग्निवेश यहीं कहीं रहते थे, लेकिन कहाँ, कोई नहीं जानता था। मोहित ने सांस भरी और जंगल में कदम बढ़ाया। एक अनजान उपस्थिति जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। तेज हवा, पेड़ों के सरसराने की अजीब आवाज और कहीं दूर रोते हुए किसी की हल्की सिसकियां। मोहित के कदम खुद ब खुद धीरे हो गए। तभी उसे महसूस हुआ वह अकेला नहीं था, कोई था अंधेरे में। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक पेड़ों के पीछे से एक परछाई निकली। मोहित का दिल उछलकर गले में आ गया। वो कौन था? क्या यह पंडित अग्निवेश थे, या कोई और, या फिर किताब का अगला शिकार वही बनने वाला था? मोहित जंगल के भीतर गहरे उतर चुका था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बस हवा की सरसराहट और पेड़ों के बीच छुपी अजीब सी फुसफुसाहटें। अब तुम नहीं बच सकते। वही काली परछाई। मोहित का दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। सामने एक टूटी फूटी कुटिया दिखी, शायद पंडित अग्निवेश का आश्रम। वह आखिरी उम्मीद लेकर अंदर भागा। सच्चाई का खुलासा अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था, पंडित अग्निवेश। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही मोहित अंदर घुसा, वह अचानक अपनी जगह से उठे और बिना देखे बोले, तुम्हें उस किताब ने चुन लिया है। मोहित के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आप जानते हैं इस किताब के बारे में? पंडित अग्निवेश ने धीमी आवाज में कहा। यह कोई साधारण किताब नहीं है बेटा, यह एक श्राप है। जो इसे पढ़ता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो जाती है। मोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो इसका तो कोई तोड़ होगा। मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा की आंखें नम हो गईं। बचाने का एक ही तरीका है, लेकिन तुम शायद यह करने के लिए तैयार नहीं होगे।
बलिदान का आखिरी रास्ता मोहित किसी भी कीमत पर बचना चाहता था। मुझे सब कुछ मंजूर है, बस इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। पंडित अग्निवेश गहरी सांस लेकर बोले, किताब अब तुम्हारे खून से जुड़ चुकी है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें किसी और को इसे पढ़वाना होगा। मोहित की आंखें फटी रह गईं। क्या मतलब साफ है बेटा, या तो कोई और इस किताब को पढ़ेगा और उसका जीवन खत्म होगा, या फिर तुम्हारी आत्मा इस किताब में कैद हो जाएगी। नैतिकता की परीक्षा मोहित कांप गया। उसके पास अब दो ही रास्ते थे, किसी और को किताब पढ़ाकर अपनी जान बचा ले, अपनी मौत स्वीकार करे और इस श्राप को यहीं खत्म कर दे। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष को मार सकता था? उसने किताब को देखा, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। और तभी आखिरी फैसला। मोहित ने एक गहरी सांस ली और किताब को उठाकर आग में झोंक दिया। अगर मुझे मरना ही है तो किसी और की जिंदगी क्यों छीनूं? मेरा अंत ही सही, लेकिन यह किताब किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। आग तेजी से भड़क उठी। किताब के जलते ही मोहित की आंखें सफेद हो गईं। उसकी सांसें रुकने लगीं। मौत के बाद का सच कुछ ही क्षणों में मोहित का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए यह फैसला लिया था। बाबा अग्निवेश ने आंखें बंद कीं और एक गहरी सांस ली। तूने सही राह चुनी बेटा, इसलिए तू मरा नहीं, अमर हुआ है। और तभी मोहित की आत्मा किताब की आग में घुलकर एक चमकदार रोशनी बन गई। एक अनंत चेतावनी। उस रात के बाद वह किताब कभी नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कभी कभी रात के सन्नाटे में जब कोई लाइब्रेरी में अकेला बैठकर पुरानी किताबों के पन्ने पलटता है तो कोई धीरे से फुसफुसाता है, जो इसे पढ़ेगा वह मर जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। क्रिम्सन्स मिस्टीरियस पर ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई नया डर आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो आप तैयार रहें।